इसमें यहाँ से आप देख सकते हो कि जैसे दोनों मैक्सवेल इंडक्टेंस और मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज में जो आपका डिफरेंस है सर्किट कनेक्शन का, ठीक है। अब मैं वो उसको आगे चल के अभी आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज बताऊंगा कि आखिरकार में सर्किट को अगर मान लो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं या सर्किट में एक्स्ट्रा पार्ट ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके कुछ ना कुछ एडवांटेज या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे होंगे, इसलिए उस पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो अननोन वैल्यूज है, अननोन जिसको हमें मेजर करना है RX और LX, ये तो सेम है। इसमें क्या किया गया कि जो आपका R3 वाला ब्रांच था जिसके सीरीज में हमने इंडक्टेंस एक कॉइल ऐड करी थी सीरीज में, उसको क्या कर दिया, रिमूव करके जो R1 वाला ब्रांच था इसके पैरेलल में एक कैपेसिटेंस ऐड कर दिया। ये क्यों किया, अभी जब बेनिफिट्स की बात करेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, एक पैरेलल में कैपेसिटर यूज कर दिया गया। तो इसके बाद जो आपका सर्किट कनेक्शन हो गया वो इस तरीके का कुछ हो जाएगा, ठीक है। R3 के सीरीज में पहले L3 था यानी कॉइल था, उसको रिमूव करके हमने R1 के पैरेलल में एक कैपेसिटेंस ऐड कर दिया गया और आपका बाकी सर्किट जो है उसी तरीके से सेम फॉलो हो रही है एज पर मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। तो इसका अगर आप देखो जो वैल्यू है, मतलब फेजर डायग्राम है, तो फेजर डायग्राम में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका I4 R4 I R1, तो इस केस में अगर आप देखो तो मतलब I1 जो वैल्यू होगी दैट विल बी द करंट विल बी सम ऑफ IC एंड IR1। तो अगर हमने मान लो x एक्सिस पे IR1 लिया तो IC1 कहाँ पे हो जाएगा, y एक्सिस पे 90 डिग्री। इन दोनों का जो फेजर सम होगा वो आपका I1 होगा और जो वैल्यू I1 की होगी वही वैल्यू आपकी I3 की होगी, क्योंकि ये दोनों अगर बैलेंस आपका ब्रिज जो है बैलेंस है तो डिटेक्टर आपका क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, यानी उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से आपका जो करंट I1 होगी वही सेम करंट आपका I3 होगा, लेकिन I1 विल बी द सम ऑफ IR1 एंड IC1। तो उसकी हेल्प से आपका देखो V3, अब जो टोटल V होगा यानी पॉइंट A से पॉइंट C के बीच का जो वोल्टेज होगा दैट विल बी द सम ऑफ V1 प्लस V3 और V2 प्लस V4। क्योंकि ये बीच में क्या ओपन है तो ये दोनों ही जो ब्रांचेज हैं, दोनों ही जो आर्म्स हैं, ये आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में, और उसका कॉम्बिनेशन जो आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका देखो V, अब जैसे जो RX है यहाँ पे RX, अब इसमें जो करंट I2 और I4, तो जो करंट I2 होगी वही आपकी करंट क्या होगा, I4 होगा। तो अगर हमने मान लो IR1 आपका x एक्सिस पे है और करंट I4 भी आपका क्या हो जाएगा, I4 भी आपका क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे हो जाएगा। तो इस तरीके से I4 RX यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इंडक्टर है तो उसका वोल्टेज आपका क्या करेगा, इससे 90 डिग्री लीड करते हुए I4 ओमेगा LX हो जाएगा। दिस द फेजर सम ऑफ I4 RX एंड I4 ओमेगा LX विल बी V4, ठीक है। तो ये V4 हो जाएगा और जो वैल्यू V4 की होगी वही वैल्यू क्या हो जाएगा, V3 का हो जाएगा। तो यहां से अगर आप देखो तो इसका फेजर सम आपका क्या हो जाएगा, टोटल V हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका मतलब आपका मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज का ये फेजर डायग्राम है। अब इसके कैलकुलेशन पे आते हैं, ठीक। इसके कैलकुलेशन में आप देखिए कि द जनरल ब्रिज बैलेंस इक्वेशन आपका मैंने बताया कि जो ये वाले आर्म्स जो क्रॉस आर्म्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है या द रेशियो ऑफ साइड आर्म्स इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो हमने कैलकुलेशन पर्पज के लिए क्या किया कि क्रॉस आर्म्स का मल्टीप्लिकेशन को इक्वेट कर दिया। तो क्रॉस आर्म्स क्या हो जाएंगे, ये Z हो गया, मान लो इसका इम्पीडेंस Z हो गया, इसका Z1 हो गया, Z4 हो गया, इसका आपका Z2 हो गया और ये Z3 हो गया। तो उसी को Z1 ZX इक्वल टू Z2 Z3, तो यहाँ से ZX की वैल्यू हो जाएगी Z2 Z3 अपॉन Z1, या Z1 को हम Y1 के मतलब इम्पीडेंस है तो उसको एडमिटेंस के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो इम्पीडेंस और एडमिटेंस एक दूसरे के आपका क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से Z1 इक्वल टू होता है 1 अपन Y1 या Y1 इक्वल टू 1 अपन Z1, ठीक है। तो जैसे ये
Z2 की वैल्यू आप यहाँ से देखें इस सर्किट में, तो Z2 की वैल्यू क्या है, R2 है, Z3 की वैल्यू आपकी क्या है, R3 है, और ZX की वैल्यू आपका RX प्लस जे ओमेगा LX है, और Y1 की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस जे ओमेगा C1। देखो अगर इम्पीडेंस लिखते तो होता R1 माइनस जे, ठीक है, R1 माइनस जे अपन ओमेगा C1, लेकिन यहाँ पे हमने एडमिटेंस लिखा है तो इसलिए 1/R1 प्लस जे ओमेगा C1 नोटेड। वो बस आपका कैलकुलेशन को इजी करने के लिए किया गया, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं। आप y1 की जगह z1 रख करके भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से अब उस फॉर्मूले को लगाते हैं, ठीक है, जो आपका फॉर्मूला ये वाला है z1 zx अपन z2 z3, तो इसमें देखो आपका rx जे ओमेगा LX इक्वल टू R2 R3, ठीक है, ये जो हमने zx इक्वल टू z2 z3 y1 लाया तो z2 की वैल्यू R2 हो गई, z3 की वैल्यू R3 हो गई, और y1 की वैल्यू 1/R1 प्लस जे ओमेगा C1 हो गया। अब इस वैल्यू को अगर पुट करते हैं तो Rx प्लस जे ओमेगा LX इक्वल टू क्या हो गया R2 R3 ब्रैकेट में 1/R1 प्लस जे ओमेगा C1। तो Rx प्लस जे ओमेगा LX इसका मल्टीप्लाई कर ले अंदर, अगर R2 R3/R1 प्लस जे R2 R3 ओमेगा C1, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम क्या कर लें, इक्वेट कर लें, तो Rx की वैल्यू हो जाएगी R2 R3/R1, ठीक, और LX की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका R2 R3 C1। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये वैल्यू जो अननोन रेजिस्टेंस और अननोन इंडक्टेंस है इसकी वैल्यू हम क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। अब आता है क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। अननोन जो अननोन वैल्यू जिसका हम मेजर कर रहे हैं, इट इज द रेशियो ऑफ ओमेगा LX अपॉन RX। तो या जो LX की वैल्यू यहाँ पे मतलब क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू मतलब आपका मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज के लिए क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ, ये तो आपका नोन पैरामीटर्स के टर्म्स में हुआ ना, नोन पैरामीटर्स यानी जो आपके R1 R2 R3 और C1 जो पता है, जो नोन है, उसके टर्म्स में आपकी वैल्यू क्या हो गई ओमेगा R1 C1। क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज के लिए क्या हो गया ओमेगा R1 C1। अब इसमें देखो आपका यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, मतलब ये कैलकुलेशन में किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम, हेलो आवाज आ रही सबको, ठीक ठीक। तो कैलकुलेशन देखो आपका एक ही कंडीशन लगाना है कि हमें जो ब्रिज का आपका जनरल ब्रिज बैलेंस इक्वेशन होता है उसको कंसीडर करके चलना है। लेकिन जैसे न्यूमेरिकल में जो आपका वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल में ब्रांच का जो ये इम्पिडेंस होता है ना, ये पोलर टर्म्स में दिया रहता है, यानी एंगल और मतलब मैग्नीट्यूड और एंगल के टर्म्स में, तो वहाँ पे इस चीज़ का मतलब ख्याल रखेंगे। न्यूमेरिकल भी आपका कई बार ब्रिजेस पे आ जाता है, लेकिन मोस्टली आपका इसका वो किसी न किसी ब्रिज को एग्जाम में आपका पूछ देता है कि इसके बारे में मतलब आप डिस्कस करिए, ठीक है। तो अब आपका देखो मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज के एडवांटेजेस क्या है कि द कैपेसिटर्स आर लेस एक्सपेंसिव देन स्टेबल एंड एक्यूरेट स्टैंडर्ड इंडक्टर्स, ठीक। तो यानी जैसे जब मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज जो यूज फॉर्म किया गया था, तो जनरली आप ये मान के चलो कि जो इंडक्टर होता है ये आपका कॉस्टली भी होता है और बल्कि भी होता है। अब मान लो किसी अननोन वैल्यू का इंडक्टर मेजर करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपका कॉइल को फॉर्म करना, कॉइल के लिए आप क्या करोगे, कॉपर वायर मटेरियल यूज करना पड़ेगा। अगर हमें कॉइल बनाना है तो उसके लिए कॉपर वायर मटेरियल यूज करते हैं, जो आपका क्या होता है कॉस्टली होता है और उस बल्कि भी होता है। तो पहला एडवांटेज यही है आपका मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज का कि कैपेसिटर्स आर लेस एक्सपेंसिव देन स्टेबल एंड एक्यूरेट स्टैंडर्ड इंडक्टर्स। अब जैसे जो कॉइल यूज किया था उसमें रेजिस्टेंस में देखो आपका जो कॉइल यूज किया था उसमें एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस स्मॉल आर आ रहा था, तो उसमें आपका क्या है एक्स्ट्रा पावर कंज्यूम होगा। लेकिन अगर हम कैपेसिटर्स यूज करते हैं तो आपका क्या होगा कैपेसिटर्स आर ऑलमोस्ट लॉसलेस,
external fields have less effect on a capacitor. The standard inductors requires well shielding in order to eliminate the effect of stray magnetic fields. स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स क्या है कि जैसे आसपास में अगर इंडक्टर्स आप यूज करोगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी क्या आता है, इफेक्ट आता है, लेकिन अगर हम कैपेसिटर यूज करते हैं तो उसका कोई भी म्यूचुअल कैपेसिटेंस का कोई इफेक्ट नहीं आता। तो आपका ये थर्ड एडवांटेज है मैक्सवेल इंडक्टेंस। देखो मेन हमारा मेजरमेंट में, जब भी हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेन हम एक्यूरेसी की बात करते हैं, ठीक है, कि हमारा बिल्कुल 100% एफर्ट रहता है कि जो भी डेटा हम मेजर करें किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, वो आपका एक्यूरेट होना चाहिए। जितना डेटा में एक्यूरेसी होगा उतना ही ज़्यादा आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो रिलायबल होगा। तो मेजरमेंट में हमें दो फैक्टर्स को बहुत ही ज़्यादा कंसीडर करके चलना पड़ता है, पहला एक्यूरेसी और दूसरा रिलायबिलिटी, कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी कितनी है, क्या 100% एक्यूरेसी है या लेस देन 100% एक्यूरेसी है या नियर टू 100% एक्यूरेसी है, ठीक है, और उसके बाद जो डेटा उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया वो आपका कितना रिलायबल है। तो इसलिए क्या है कि जो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज था, ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे थे, एक कॉइल यूज कर रहे थे, तो उस कॉइल की वजह से सबसे बड़ा मतलब आपका स्टैंडर्ड में जो मतलब आपका एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ रही थी वो था आपका स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड लॉस, ठीक है, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड लॉस। तो इस वजह से आपका क्या है, इंडक्टेंस यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस का इफेक्ट आ जाता है उसमें। और दूसरा ये भी बात होती है कि आपका जो कैपेसिटर्स होता है, कैपेसिटर्स आई होप सबने देखा होगा, कैपेसिटर्स की साइज क्या होगी, मतलब ये समझ लो बहुत ही एक तरह से जो मतलब अभी तक का, जैसे आप दो तरह का कैपेसिटर होता है जो मार्केट में अवेलेबल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और आपका पैरेलल प्लेट टाइप कैपेसिटर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक दो तरह के कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है, उसका साइज अगर आप देखेंगे तो बहुत ही, ये समझ लो कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला तो आपका सर्कल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका इन कंपैरिजन टू इंडक्टर, कैपेसिटर का भी साइज आपका क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है, ठीक। अब इसका जो आपका डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये आपका जो मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज होता है, ठीक है, इसका जो क्वालिटी फैक्टर यानी मेजर करने का होता है, ये आपका सुटेबल नहीं होता है लो और हाई क्वालिटी फैक्टर मेजर करने के लिए, यानी ये 1 से लेकर के 10 के बीच की वैल्यू को मेजर करता है। जैसे क्वालिटी फैक्टर एक लेस देन 1 होता है, यानी 1 की वैल्यू तक मेजर करता है, जैसे आपका एंडरसन ब्रिज है, ठीक है, और एक आपका क्वालिटी फैक्टर लेस देन मतलब ग्रेटर देन 1 से मेजर करता है, वो आपका हेज ब्रिज होता है, ओवेंस ब्रिज होता है, ठीक है। और उसके बाद मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज आपका क्या करता है, 1 से लेके 10 के बीच का वैल्यू को मेजर करता है। अब इसमें किसी को मतलब कहीं पे डाउट मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज में, देखो मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज का ड्रॉबैक एक ही है कि ये क्वालिटी फैक्टर एक मीडियम वैल्यू को मेजर करता है, यानी इन बिटवीन 1 एंड 10, नॉट लेस देन 10 और नॉट ग्रेटर देन 10। तो अगर क्वालिटी फैक्टर लेस देन 1 या ग्रेटर देन 10 से हमें मेजर करना है तो इसका मतलब हमें नए टाइप्स का ब्रिज फॉर्म करना पड़ेगा, नए टाइप के ब्रिजेस को, ठीक है, डिजाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए मतलब लेस देन 1 के लिए आपका क्या है, नेक्स्ट ब्रिज रोल में आता है, वो है एंडरसन ब्रिज। तो नीड ऑफ एंडरसन ब्रिज, दो वी हैव मैक्सवेल्स ब्रिज टू मेजर क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट। The main disadvantage of using Maxwell bridge is that they are unsuitable for measuring the low and high quality factors. So, however, Maxwell bridge is suitable for measuring accurately medium quality factor respectively.
तो so there is need of bridge which can measure low quality factor and this bridge is modified Maxwell's bridge and known as Anderson bridge। तो सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठे हैं ना? तो एक बार मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज सभी लोगों को विजुअल है ना? इसको एक बार ड्रॉ करिए, तब उसके बाद हम जब एंडरसन ब्रिज ड्रॉ करेंगे तो थोड़ी सी इजी होगा। इसको देख करके सभी लोग एक बार कॉपी में ड्रॉ करिए। देखो फर्स्ट आर्म है, उसमें आपको एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का पैरेलल ब्रांच यूज करना है। सेकेंड आर्म में एक रेजिस्टेंस, थर्ड आर्म में एक रेजिस्टेंस, और फोर्थ आर्म जो है आपका वो तो अननोन रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है बस। और उसके बाद आपका दो टर्मिनल पे हम सप्लाई कनेक्ट कर देंगे, ए और सी पे, और बी और डी पे हम क्या कर देंगे, डिटेक्टर कनेक्ट कर देंगे। हेलो, हाँ किसी को प्रॉब्लम है? बोलो बेटा, किसी को दिक्कत है? ड्रॉ कर लिया सबने? ओके ओके। अब देखो आपका नेक्स्ट, मैंने बताया कि जो मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज का क्या है कि ये वैल्यू क्वालिटी फैक्टर का बिटवीन 1 एंड 10 के बीच में मेजर करता है। अब हमें लेस देन 1 और ग्रेटर देन 10 की वैल्यू मेजर करनी है, तो उसके लिए नए तरीके के ब्रिज डिजाइन करने पड़ेंगे। तो उसके लिए जैसे लेस देन 1, तो देयर इज नीड ऑफ ब्रिज विच कैन मेजर लो क्वालिटी फैक्टर एंड दिस ब्रिज इज मॉडिफाइड मैक्सवेल्स ब्रिज एंड नोन एज एंडरसन्स ब्रिज। ठीक है, तो एंडरसन ब्रिज को स्टडी करते हैं। तो एंडरसन ब्रिज आपका क्या है? हाँ बोलो। हम्म। चंद्रशेखर, देखो डिटेक्टर का जैसे देखो, आपको मैंने मतलब स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि आपने लेक्चर नहीं अटेंड किया, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। जैसे आपका जो ब्रिजेज होते हैं दो तरीके के होते हैं, डीसी ब्रिज होता है, एसी ब्रिज होता है। ठीक है, तो जो डीसी ब्रिज होता है, डीसी ब्रिज आपका यूज किया जाता है रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करने के लिए। तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो आपका डीसी व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, वो आपका मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जो डीसी ब्रिज होता है, तो ब्रिज का एक कंडीशन होता है बैलेंस करने का। ठीक है, यानी हम ब्रिज को जब भी कंसीडर करते हैं तो उसमें हम एक सिचुएशन लेके चलते हैं कि ब्रिज आपका वो बैलेंस है। तो उस बैलेंसिंग कंडीशन को
फाइंड आउट करने के लिए डीसी ब्रिजेज में गैल्वेनोमीटर यूज होता है और एसी ब्रिजेज में डिटेक्टर यूज होता है। समझ में आया? ठीक है, तो जो डीसी ब्रिज होता है उसमें हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, एसी ब्रिजेज में हम वो बैलेंस कंडीशन को, जो मतलब ब्रिज आपका बैलेंस कंडीशन में है कि नहीं है, इस कंडीशन को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, डिटेक्टर्स यूज करते हैं। तो डिटेक्टर आपका क्या होता है, हेडफोन्स हो सकता है, एक डी ऑर्सवेनल गैल्वेनोमीटर है, ये आपको यहाँ पे मैंने बताया था। देखो, तो क्लास जैसे रेगुलर अटेंड करोगे बेटा तो चीज़ें सारी क्लियर होंगी। मैंने आज सभी लोगों को बताया था कि देखो ऐसी सिचुएशन है, पढ़ाई तो होनी है, ठीक है। अब पेंडेमिक सिचुएशन में पढ़ाई तो हमें करनी है, मानता हूँ मैं कि सभी लोगों को मतलब ऑनलाइन क्लास करने में थोड़ी सी वो भी अब मोबाइल पे लगे रहना, इस तरह से इसमें प्रॉब्लम हो रही है। हमें भी प्रॉब्लम हो रही है कि हम उतनी मतलब आपका क्या है कि उतने ओपन तरीके से आपको किसी चीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे। अब जैसे रेगुलर क्लास होता तो बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करके और थोड़ा स्टडी करते, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, जितना मतलब पॉसिबल हम लोग अपना एफर्ट दे रहे हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है वो कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें देखो डिटेक्टर्स, एज ए डिटेक्टर्स जो आपका एसी ब्रिजेज में यूज होता है वो आपका हेडफोन्स यूज होता है, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर यूज होता है, ट्यूनेबल एम्पलीफायर डिटेक्टर यूज होता है, ठीक। लेकिन मोस्टली आपका जो एज ए डिटेक्टर एसी ब्रिजेज में यूज होता है ये होता है आपका हेडफोन्स। तो ये आपका देखो एंडरसन, ठीक। तो ये आपका एंडरसन ब्रिज का सर्किट डायग्राम है। एंडरसन ब्रिज में क्या है, थोड़ा सा चेंज है कि जो आपका एक एक्स्ट्रा R5 और C का एक सर्किट यूज करते हैं। यहाँ पे देखो आपका R2 सेम उसी तरह था, R1 L1, यहाँ पे फर्स्ट आर्म में R1 L1 हो जाएगा, फोर्थ आर्म में R4 हो जाएगा, आपका सेकेंड आर्म में आपका क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, एक आपका एक्स्ट्रा ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को अब जैसे ये देखो आपका फेजर डायग्राम ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो इस फेजर डायग्राम को हम अगर क्लास में स्टडी करते, ठीक है, तो आपको पूरा प्रॉपर तरीके से एक एक चीज को ड्रॉ करके हम आपको बताते कि कैसे आपका E1, लेकिन फिर भी मैं इस फेजर डायग्राम से ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो सर्किट डायग्राम को क्लियर करना बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद अब आपका फेजर डायग्राम क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पे देखो आपका फर्स्ट आर्म में R1 L1 यूज कर लिया गया, फोर्थ आर्म में आपका R4 है, ये आपका R3 है, और ये एक एंडरसन ब्रिज, मतलब मैंने आपको बताया। अब जैसे हमें क्या क्वालिटी फैक्टर लेस देन 1 को मेजर करना है, यानी एक ऐसा ब्रिज हमें डिजाइन कर रहा है जो क्वालिटी फैक्टर लेस देन 1 मेजर करे और इंडक्टेंस के टर्म्स में। तो R1 L1 यहाँ पे अननोन है, ठीक है, R1 L1 के आपके अननोन इम्पिडेंस है। और इस तरह का जब हम कॉम्बिनेशन, अब ये जैसे दिमाग में कि सर इस तरह क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें क्वालिटी फैक्टर लेस देन 1 मेजर करना है, तो उसके लिए नई सर्किट डिजाइन करनी है। तो एक नए साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने मतलब एंडरसन ने, उसने क्या किया कि इस तरह का एक सर्किट डिजाइन किया, R3 के कॉम्बिनेशन में R5 और C, और यहाँ से आपका डिटेक्टर कनेक्ट किया गया, ठीक है। तो हमें क्या है कि ये जो ब्रिज नई वाली डिजाइन हुई, ये आपका लेस देन 1 क्वालिटी फैक्टर को मेजर करने में सक्षम थी, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पे एट बैलेंस कंडीशन, यहाँ देखो I1 R1 j ओमेगा L1, I1 R1 j ओमेगा L1 शुड बी इक्वल टू I2 R2 IC R5। IC आपका कौन सा करंट है, यहाँ से जो I2 फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो I2 विल डिवाइड इन 2 पार्ट्स, I3 एंड IC। I2
जो यहाँ से करंट, जैसे यहाँ से AC सप्लाई है तो AC सप्लाई सोर्स से जो करंट फ्लो होगी I, दैट विल डिवाइड इन टू पाथ, that is I1 and I2. Further, I2 will divide on two parts IC and I3. तो यहाँ से देखो आपका I2 इक्वल टू I3 प्लस IC है और I3 इक्वल टू आपका क्या है IC अपॉन R3 R5 माइनस J अपॉन ओमेगा C। तो जो I3 की वैल्यू है, ठीक है, अगर करंट डिवीजन रूल से इसको फाइंड आउट करने की कोशिश की गई है तो IC अपॉन R3 R5 माइनस J ओमेगा C। तो इस तरीके से इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, तो ये वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी। तो एंडरसन ब्रिज का अभी जैसे मैं ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं बुक से बताऊंगा, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर चीज़ें नहीं दी हैं, लेकिन आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ एंडरसन ब्रिज आर, पहला कि कैन बी यूज फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस। अदर ब्रिज रिक्वायर वेरिएबल कैपेसिटर बट a fixed capacitor can be used for Anderson's bridge. The bridge is easy to balance from convergence point of view compared to Maxwell bridge in case of low value of quality factor. डिसएडवांटेज में आपका क्या हो जाएगा एंडरसन ब्रिज का, ये एंडरसन ब्रिज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ये 70% आपका एग्जाम में इसका चांस रहता है, 70% के एग्जाम में पूछता है आपका एंडरसन ब्रिज, ठीक। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज ऑफ एंडरसन ब्रिज क्या है, सबसे पहला कि सर्किट में ज़्यादा हम कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन अदर ब्रिज, यूज मोर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, बैलेंस इक्वेशंस आर ऑल्सो कॉम्प्लिकेटेड टू ड्राइव, ब्रिज कैन नॉट बी इजिली शिल्डेड ड्यू टू एडिशनल जंक्शन पॉइंट to avoid the effect of stray capacitance। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बुक से मैं ये सर्किट को भी सभी लोग एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। वे ये आपका जो फेजर डायग्राम है इसको भी देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो बैलेंस इक्वेशन है इसको देख लेंगे क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग एक बार इसको थोड़ा सा देख करके आइए, फिर जब मैं आपको बताऊंगा, मैंने बताया कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपका एंडरसन ब्रिज इंपॉर्टेंट है, तो जब आप देख करके आएंगे तो थोड़ा सा आपको और इजी पड़ेगा, ठीक है, ये कैलकुलेशन कि कैसे आ रहा है और उसके बाद कैसे ये इक्वेट हो रहा है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, क्योंकि बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। किसी को कोई डाउट है? हेलो, आवाज आ रही सबको? ठीक है, तो आज का आपका क्लास ओवर हो गया। अब एंडरसन ब्रिज को थोड़ा सा और डिटेल में एक बार सभी लोग पढ़ के आएंगे, थोड़ा सा बुक से देख करके आएंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वो ज़्यादा इजी तरीके से समझ में आएगा। फिर उसके बाद आगे फर्दर आपके जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।